So you heard the Vice President addressing the Assembly of Mizoram, highlighting a whole range of issues. In fact, he spoke about the importance of agriculture, women empowerment, also equitable opportunities for all, the significance of mother tongue, but most importantly, people's aspirations and hopes from their elected representatives, the institutions of democracy, and how it is important to uphold their significance and credibility. So we'll go back to discussing the early trends that are coming in from the 5 states. But Kavindra, before we begin to discuss, let's get our viewers what the current trends are saying about these 5 states. So in fact, starting with the biggest one, Uttar Pradesh, the BJP continues to maintain a huge lead. It is currently leading on 242 seats, the SPRLD alliance on 117. The BSP and the Congress remain on single digits. Punjab, it's an all-and-out Aam Aadmi Party wave, as has been spoken about by our panelists. The party currently leading on 89 seats. In Uttarakhand, the BJP is ahead on 44 seats, being trailed by the Congress Party. In Goa, the BJP is maintaining lead on 18 seats at the moment. And in Manipur, again, the Saffron Party leading on 16 seats, closely followed by the NPP. So how that is going to turn up, which of the seats are actually going to be converted into victories for these parties is something that we'll have to hold on and watch out for another next at least 1 to 2 hours. But the importance of what this speaks, what the early trends speak about, where the parties stand, which of the issues have played up in their favor, and for those that are trailing, which of the issues have not. We'll continue with the discussion. बिल्कुल, उत्तराखंड के अगर हम ग्राफिक को देख पाएं कि उत्तराखंड में क्या इस वक्त ताजा अपडेट है, उत्तराखंड में काफी रोचक जो जानकारियां हैं वो मिल रही हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग इस वक्त का चुनाव उत्तराखंड में दिख रहा है। बीजेपी फिलहाल रुझानों के मुताबिक 44 सीट पर आगे है, कांग्रेस नंबर 2 पर यानी 21 सीटों पर है, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर और 4 पर अन्य। लेकिन जो रोचक चीजें वो ये है कि हरीश रावत अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं, उनकी बेटी अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं, मुख्यमंत्री धामी अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि भले ही पार्टियों के नजरिए से हम कुछ भी देखें उत्तराखंड में, लेकिन जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं, जैसा कि हमने पंजाब में देखा, वहां पर तमाम बड़े दिग्गज चेहरे आम आदमी पार्टी को छोड़कर वो अपनी अपनी सीटों पर पीछे हैं। ये रुझान है, फाइनल रिजल्ट नहीं है, कई दौर की मतगणना बाकी है, लेकिन कुछ कमोबेश वही हालत उत्तराखंड में भी दिख रही है, जहां पर सीटों के नजरिए से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी यानी कि स्पष्ट बहुमत से भी आगे बढ़ती दिख रही है। लेकिन राज्य के तमाम वो चेहरे जो कि राजनीति के दिग्गज चेहरे कहे जाते हैं, वो अपनी अपनी सीटों पर पीछे पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गोवा को अगर देख पाए कि गोवा क्योंकि छोटा राज्य, वहां पर भी काफी ज्यादा उलटफेर नजर आता नहीं है, लेकिन यहां पर भी जो रुझान इस वक्त गोवा में वो 40 सीटों में से बीजेपी जो चल रही है वो बहुमत के करीब है, यानी कि पिछली बार से उसको अच्छी परफॉर्मेंस गोवा में नजर आ रही है। बीजेपी की कांग्रेस पार्टी पिछली बार से थोड़ी सी कमजोर दिख रही है। टीएमसी यहां पर जो है वो चुनाव मैदान में उतरी गठबंधन करते हुए, और उसने ऐसा लगता है कि गोवा में वो खाता खोलती हुई नजर आ रही है। उसे 2 सीटों का फायदा वहां पर हो सकता है। आम आदमी पार्टी भी यहां पर फिलहाल 1 सीट पर आगे दिख रही है। चौधरी जी, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, जिस तरीके से मतगणना आगे बढ़ रही है, दिग्गज जो कि सेफ जोन में आमतौर पर माने जाते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव ऐसा लगता है पंजाब और उसके बाद उत्तराखंड दिग्गज चेहरों के लिए थोड़ी मुश्किल है। देखिए, जो मतदाता है वो नई जनरेशन को प्राथमिकता देना चाहता है। यही कारण है कि अब तक पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपने बहुत स्ट्रांग ओल्ड वेटरन्स को उतार रखा था पार्टीज में, जो पार्टी की कमान थी वो आमतौर पे ऐसा माना जाता था कि अनुभवी लोगों को दी जाएगी जो बहुत समय से पार्टी में संगठन में कार्य करते रहे। लेकिन उत्तराखंड में और मुझे लगता है गोवा में ये बात अब और स्पष्ट होती जा रही है कि जो युवा मतदाता है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो कहीं ना कहीं एक बदलाव ही नहीं चाहता है, वो विकास को भी नए प्रकार से देखना चाहता है। तो जो एफिशिएंसी और डिलीवरी है वो कितना अच्छा सा जो नया मतदाता है और नया ही जो पार्टी लीडर्स हैं जो दे सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये कश्मकश हमें उत्तराखंड में भी नजर आने लगा है। तो पार्टी का जो इंटरनल डेमोक्रेटिक चर्निंग है वो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में भी और गोवा में भी इस बात को प्रकट करना चाह रहा है कि जो ओल्ड स्टालवर्ड्स हैं, जैसे पंजाब में हमने देखा, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं या नवजोत सिंह जी सिद्धू हैं या चन्नी जी हैं या फिर पूरा बादल परिवार है, तो कहीं ना कहीं मतदाता इन एस्टैब्लिश्ड
पॉलिटिकल पैटर्न से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि इनको हमेशा लगा रहा कि ये शक्ति के बहुत नजदीक हैं, ये पावर सेंट्रिक हैं, और ये कह सकते हैं कि जैसे कि सत्ता, राज सत्ता इनकी बपौती है। तो इस नए मतदाता ने, युवा मतदाता ने इस मिथ को तोड़ दिया है, और जो भी वैकल्पिक सरकार दे सकते हैं, चाहे वो राजनेताओं के रूप में हो या फिर राजनीतिक दलों के रूप में हो, तो वो हमने देखा पंजाब में आम आदमी पार्टी का जिस प्रकार से एक वैकल्पिक उद्भव हुआ है, उसी प्रकार से हम उत्तराखंड में भी देख रहे हैं कि हरीश रावत जी को मुझे लगता है कि कांग्रेस से उतना फ्री हैंड नहीं मिल पाया। तो इन फाइटिंग विद इन कांग्रेस could have been one of the important reasons for the resurgence of the young leadership within BJP. तो BJP को मुझे लगता है कि एक बहुत एक पॉजिटिव प्रेफरेंस वोटर्स का मिला है, क्योंकि वहां पे जो धामी जी हैं वो एक युवा चेहरा है, नया चेहरा है, और वो एक डायनेमिक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर राज्य को लेकर जाना चाहते हैं। इनफैक्ट यही पिक्चर आई थिंक कविंद्र यूपी में भी नजर आ रही है, क्योंकि अगर आप ट्रेंड्स को देखें तो केशव प्रसाद मौर्य जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे हैं राज्य के, वो ट्रेल कर रहे हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने इतनी हेडलाइंस बटोरी, उन्होंने बीजेपी से वहां गए और इतनी एलिगेशंस, आरोप प्रत्यारोप देखे, वो भी ट्रेल कर रहे हैं। और अदिति सिंह जो एक टर्न कोट थी, काफी फोर्थराइट थी, कांग्रेस रिबेल थी, बीजेपी ज्वाइन किया, क्योंकि आई थिंक वही वाला फैक्टर है कि शी इज यंग, शी इज डायनामिक, शी इज इनफैक्ट लीडिंग। तो ये मतदाता ने किस पैटर्न पर वोट किया है, वो इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, ये समझने के लिए रुक करते हैं हम। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र भारतीय साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और विक्रम श्रीवास्तव जी हैं, ब्यूरो हेड हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड से। विक्रम जी, उत्तराखंड में जो रुझान है वो तस्वीर करीब करीब साफ करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बड़े चेहरों को लेकर इतना असमंजस या इतनी नेगेटिव अप्रोच वोटर के मन में क्यों दिखी? क्या ऐसा नजर आया उत्तराखंड में इस बार चुनाव के दौरान, या फिर जनता के मन में? जी, मैं जो पंजाब के बारे में पहले बात करूंगा, जो जहां पर ये चीज सबसे ज्यादा वोकल है। अगर हम पंजाब की राजनीति को एक समग्र रूप में पिछले 20-25 साल की राजनीति को देखें, तो ये स्टोरी अखबारों में कई बार छपी, लोगों ने महसूस की, और लोग इससे लगभग आज ही जा गए कि पंजाब की सारी राजनीति सिर्फ 2 या 3 परिवारों के बीच में केंद्रित थी। तो ये जो जिनको आप बड़ा चेहरा कह रहे हैं, मैं खास तौर से बहुत ज्यादा शॉकिंग मानता हूं कि जब मुझे ये खबर मिलती है कि लांबी सीट से प्रकाश सिंह बादल साहब पीछे चले या चल रहे हैं अभी भी, तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी, कई दृष्टिकोणों से बड़ी खबर थी। और फिर बाकी लोगों के चेहरों के बारे में भी ये मालूम पड़ा कि जो एस्टेब्लिश चेहरे थे वो पीछे चल रहे हैं, जिनमें नवजोत सिंह सिद्धू भी हैं और चीफ मिनिस्टर चन्नी भी हैं। तो कुल मिलाकर एक इंप्रेशन ये आता है कि जो एस्टेब्लिश पैटर्न था राजनीति का राज्यों में, खासतौर से जहां पे राजनीति परिवारवाद की तरफ बहुत ज्यादा जा चुकी थी, और या जहां पर फील्डम वाली स्थिति बन गई थी कि हम मान के चलते थे कि ये विधानसभा सीट या ये लोकसभा सीट तो हमारी जेब में है, तो वहां लोग उससे बहुत ज्यादा सैचुरेट हो चुके थे और वो उस प्रयोग को और आगे ले जाना नहीं चाहते थे। ये एक ट्रेंड साफ नजर आ रहा है। In fact, Mr. Vikram Srivastav, he's bureau head, Dainik Bhaskar Uttarakhand, is also joining us virtually. Mr. Vikram Srivastav, thank you for joining us on Sunset TV. How do you read the early trends in Uttarakhand? It was suggested that बड़ा ही neck and neck contest होगा बीजेपी और कांग्रेस में, लेकिन जो ट्रेंड्स दिखा रहे हैं कि एक सैफरन वेव है हिल स्टेट में, क्या फैक्टर वर्क कर रहा है? डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पुश जो बीजेपी के एजेंडा में था वो है, या कहीं ना कहीं कहें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक ऑरा है जो इस बार भी उत्तराखंड में दिख रहा है? Okay, there seems to be some technical problem. We'll try and reconnect with Mr. Srivastav in a while. But let me take that question across to Mr. Chaudhary, Professor Chaudhary. In Uttarakhand, what we are seeing is, and a lot was said about how the BJP in quick succession replaced chief ministers, and anti-incumbency, of course, is a factor. And, of course, the divide then again between Garhwal and Kumaon region. All of this was on one side, but the analysts were also saying that considering that Uttarakhand is very, very close to the Prime Minister keeps visiting the state, and there is this development push. There are several infrastructural schemes, the projects that the BJP government was working on. So all of these factors, and plus the Modi wave,
responsible and could be a major factor for the saffron wave that we are witnessing now? Yeah, we should also be aware of the fact that Uttarakhand represents a place where we have got large number of army officials and personnel coming from that state. So naturally, when you talk about that national narrative and the state narrative, the both seem to get converged together on this issue of development and governance, and then their preference for BJP. Secondly, the three very important issues which affect, which have been affecting the politics in Uttarakhand. The one is the issue of migration. You see that how migration has broadly affected the economy of the state, and one could see that how this Kumaon region and the Garhwal region, how this Kumaon region is more affected by this migration. Secondly, that the empowerment of women. Women empowerment is very, very important over there, because once the male members go out of the states, women who are going to take care of all these things. So women empowerment. And the third is the environmental concerns. So environmental concerns, women empowerment, and the first important factor is about the development. These are the migration, women empowerment, and environmental concerns. So these three factors have been dominating the politics and the policies of Uttarakhand. And it seems that people seem to be more inclined towards BJP, focusing on this double engine growth, because it was 2017 when the people of Uttarakhand voted for the BJP government in the view of that it's a double engine growth, and they're going to address all these three issues in a very amicable manner. So currently speaking, people seem to have been more inclined towards BJP in terms of strengthening these important three issues besides the double engine growth model, which has witnessed a very positive trends and development for past 5 years under the government led by BJP. अजय जी, जो अगर मैं गोवा की बात करूं या फिर मणिपुर और उत्तराखंड में, इन राज्यों में आमतौर पर आमने सामने की लड़ाई होती रही है और यहां पर सत्ता जो है वो उन्हीं दो दलों के बीच में रहती है। लेकिन ऐसा लगता है कि गोवा जैसे राज्य में इस बार जिस तरीके से गठबंधन बनाए गए, विकल्प जो है वो देने की कोशिश हुई और वहां पर थोड़ा सा रुझान उन दलों के प्रति मतदाता का नजर आता है। क्या ये बड़े दलों के लिए या वो दो दल जो कि किसी राज्य में आमतौर पर सत्ता परिवर्तन करते रहते हैं, उनके थोड़ा खतरे की घंटी है? थोड़ी पहले गोवा की बात करता हूं, फिर उत्तराखंड की बात करूंगा। गोवा में क्या है कि तृणमूल कांग्रेस और आप, अगर इनका गठबंधन हो जाता तो निश्चित रूप से जीतते, लेकिन वहां कोई गठबंधन हुआ नहीं। कांग्रेस परंपरागत वहां पर विनर रही है, पिछली 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन जीती नहीं। पिछली बार बहुमत किसी को नहीं था, हंग असेंबली थी। इस बार भी मेरा मानना है हंग असेंबली होगी। पिछली बार अंतर सिर्फ इतना था कि कांग्रेस की सीट एक ज्यादा थी, बीजेपी की एक सीट कम थी, तो वहां पर उस समय कौन किसको साथ लेकर के सरकार बना सकता है वो उस पर डिपेंड करता है। इस बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन इस बार फर्क ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सीट एक आध कांग्रेस से ज्यादा हो सकती है, तो उसको सरकार बनाने में आसानी होगी। लेकिन आमने सामने ही रहा है, इस बार भी आमने सामने है। तृणमूल वहां पर ऑन रोड नहीं हो सकी, आम आदमी पार्टी ऑन रोड नहीं हो सकी। अब हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 29 सीट्स कुमायूं में है, 41 सीट गढ़वाल में है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीतने का एक बड़ा कारण मैं मानता हूं, लोग समझते हैं कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले त्रिवेंद्र सिंह, फिर तीर्थ सिंह रावत और फिर पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए भाजपा पीछे जाएगी। नहीं, धामी एक नया चेहरा था, किसी ने प्रेडिक्ट ही नहीं किया था कि धामी मुख्यमंत्री बन सकता है, और धामी पहाड़ का चेहरा है। वो पहली बार कुमायूं से पहाड़ का चेहरा, आप समझिए कि एक बार भगत सिंह कोश्यारी बनाए गए थे कुमायूं से, उसके बाद कुमायूं से नहीं बनाए गए। तो पहली बार जो है बेसिकली पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के हैं, अपर पहाड़ बिल्कुल नेपाल से लगता हुआ, लेकिन वो आकर के बसे हैं नीचे रुद्रपुर, और वहां से वो चुनाव जीतते हैं लगातार। अभी ट्रेंड हो सकता है पीछे जा रहा हो, उसको पीछे जाने का कारण क्या है कि इस बार कांग्रेस ने जो वहां कैंडिडेट दिया है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत पॉपुलर है, इसलिए कड़ा मुकाबला हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड बीजेपी का आया है, शुरू में लग रहा था कि कांग्रेस रिप्लेस कर रही है, लेकिन एक कांग्रेस ने गलती की कि वह मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस का हाईकमान चाहता था प्रीतम सिंह पवार को वहां पर मुख्यमंत्री बनाना, हरीश रावत को बनाना नहीं चाहते थे। और हरीश रावत पिछली बार भी आप याद रखिए कि पिछली बार भी 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे, दोनों पर हारे थे, मुख्यमंत्री होते हुए 2 सीटों पर वो चुनाव हारे थे। वो एक थका हुआ चेहरा है और उसने अपने आप को खुद ही मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर लिया। कांग्रेस का सबसे बड़ा लॉस ये हुआ है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि नया चेहरा दिया, यंग चेहरा दिया, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। कुमायूं में जो एक तरफ सीटें चली जाती है ना, उसका देखिए, गढ़वाल में सीटें ज्यादा हैं, वहां
मैदान क्षेत्र भी बहुत है, देहरादून भी मैदानी है, हरिद्वार भी मैदानी है, ऊपर पहाड़ है, तो उसको अपन ये कर सकते हैं कि 12-12 सीटें तो दोनों 16 के करीब आपके देहरादून में है, 12 के करीब जो है वहां पर है हरिद्वार में, तो बड़ा चंक मैदान में आ गया, पहाड़ में सीटें कम है। तो पहाड़ का फायदा कहां से होता है? बेसिकली कुमायूं से। तो कुमायूं में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि एक ब्राह्मण को बना दिया केंद्र में मंत्री और एक ठाकुर को बना दिया मुख्यमंत्री। तो वहां से कुमायूं में ज्यादा सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी की आती है, मुझे लगता है कि 50-50 हो जाएगा इस बार। 50% सीटें इलाकों के लिहाज से भी समीकरण बीजेपी ने अपने पक्ष में बिठाया और जातियों के लिहाज से भी बिठाया। हमारे साथ विक्रम श्रीवास्तव साहब हैं, जो कि ब्यूरो हेड हैं भास्कर उत्तराखंड में। विक्रम जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो, उत्तराखंड में जो स्थिति इस वक्त दिख रही है, ट्रेंड बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस के बड़े चेहरे, खासतौर पर जैसे यशपाल आर्या को शामिल किया गया, हरीश रावत खुद, क्या वजह है? और धामी साहब भी सुनने में आ रहा था कि वो पीछे चल रहे हैं। बड़े चेहरों को लेकर उनका पीछे होना क्या संकेत है शुरुआती रुझानों में? देखिए, सबसे पहले तो जो अभी डिस्कशन चल रहा था उसमें कुछ बातें मुझे लग रहा है मिसकम्युनिकेशन थी। देखिए, उत्तराखंड के अंदर अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं, हरीश रावत पीछे चल रहे हैं। देखिए, अभी 3-4 जो चरण के जो काउंटिंग हुई है उसमें अभी ये रुझान आ रहे हैं। देखिए, शुरू से मेरा जो आकलन था वो आकलन 2012 के चुनाव का, क्योंकि देखिए उत्तराखंड हो या देश हो, मोदी का जो एक मोदी फैक्टर है, मोदी की जो एक लहर है, वो अभी भी लोगों के अंदर है। आप अगर कहीं जाए किसी से बात करें तो उसमें से 10 में से 8 लोग ऐसे मिलेंगे जो प्रधानमंत्री की तारीफ करेंगे। और जहां तक देखिए ये फैक्टर जो बात कह रहे हैं कि 3 मुख्यमंत्री रहे, उसमें से आखिरी में पुष्कर सिंह धामी को कमान दी गई। देखिए, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी को कमान दी गई। उसके बाद युवा नेतृत्व, युवा चेहरे के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी मैदान में आई। लेकिन सबसे पहले जो वो 60 पार का नारा लेकर के वो चल रहे थे, वो 60 पार के नारे को उन्होंने हटाया, क्योंकि उन्हें वो जनता की नब्ज वो समझ गए थे। जो 5 साल में जनता डबल इंजन से जो उम्मीदें करती थी, उस उम्मीदों पे कहीं ना कहीं जो ग्राउंड पे जो धरातल पर जो उतरने वाली योजनाएं थी वो पहुंच नहीं पा रही थी, और उसी की वजह से मुख्यमंत्रियों को बदला गया। और तीसरे जब मुख्यमंत्री आए पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ओएसडी भी रहे हैं, उनको अनुभव भी रहा है, और उन्होंने उस आधार पर कि जनता को क्या चाहिए, उन्होंने उस आधार पर ताबड़तोड़ उन्होंने फैसले लिए हैं। देवस्थानम बोर्ड भंग हुआ है, उसके बाद अन्य जो योजनाएं थी उनमें लगातार वो रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड का अगर अभी तक का इतिहास हम देखें तो जो मिथक है उसमें मुख्यमंत्री चुनाव हारते रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष भी पिछली बार हमने देखा कि दोनों प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए थे। लेकिन जो मेरा आकलन ये है कि 2012 में जिस तरह का जो एक 32 और 31 का जो आंकड़ा रहा है, उसी आंकड़े के आसपास ये चुनाव भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, अगर दोनों के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि यहाँ पे त्रिशंकु असेंबली का तो कोई सवाल उठता नहीं है, आम आदमी पार्टी ने शुरुआत यहाँ पर की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से यशपाल आर्या जैसे ही शामिल हुए, अचानक से जो ग्राफ था वो कांग्रेस का बढ़ गया। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो हरीश रावत के नाम से जानी जाती है। हरीश रावत 3 चुनाव हारने के बाद ये वो घर पे नहीं बैठे, वो लगातार सक्रिय रहे। जिस तरह के अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि हरीश रावत चुनाव हार जाएंगे, लेकिन जो उन्होंने यहाँ पर बैटिंग की है 11 से वो जिस तरह के रुझान आ रहे हैं 21 तक वो पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हरीश रावत की मेहनत है उत्तराखंड में दिखाई Certainly, and I think after the kind of hard work that Harish Rawat has put in, as Mr. Shrivastava was saying, in Uttarakhand, the Congress means Harish Rawat. The Congress would have hoped for the results to be in its favor, but at the moment, the trends do not indicate any such a victory for the Congress. In fact, the party looks to be staring at another debacle in the hill state. But as we speak, there are trends coming in from Uttar Pradesh. Azam Khan is currently leading from Rampur, and also his son Abdullah Khan is also leading from Swar.
For more updates on what's actually the ground reality in Uttar Pradesh, what is the sense in the BJP headquarters? The party seems to be sailing across the 250 mark, dashing hopes of Akhilesh Yadav and also Jayant Chaudhary. They had hoped to come back together and form an alliance and win Uttar Pradesh. But for the moment, the BJP seems to be wiping all of those hopes. Let me go across to our correspondent Navvikram Singh for more details as trends emerge from the largest state of Uttar Pradesh. Navvikram, the SP-RLD combined, after, what the experiment Akhilesh Yadav tried back in 2017, that didn't work with the Congress party, joined hand this time around with Jayant Chaudhary, hoping to encash on the anti-establishment mood, particularly in the wake of the farm protests. But looking at the ground reality, and as our panelists have been suggested, looks like the voters have voted on development, on the multiple welfare schemes that the BJP has been working on since 2017 in the state. What is the mood like in the party headquarters at the moment? Did the party expect this kind of a wave in its favor? बिल्कुल टीना, अगर पार्टी मुख्यालय की अगर बात करें तो मुख्यालय में जाहिर है, चाहे वो दिल्ली का पार्टी मुख्यालय हो या बीजेपी प्रदेश जो लखनऊ में है, जहां से हमें जानकारी मिल रही है कि जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। हालांकि कुछ देर पहले तक पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वो दफ्तर के अंदर जश्न ना करें, दफ्तर के जब पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी उसके बाद वो जश्न का माहौल होगा। लेकिन ये जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं टीना, ये कई मायने में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो एक तरह से भारतीय राजनीति का दिल कहा जाता है, वहां की तस्वीर को बयां करते हैं कि आगे क्योंकि अखिलेश यादव एक तरह से पहली बार अपने नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, पूरी की पूरी कमान अखिलेश यादव के पास थी, तो उस स्थिति में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं बीएसपी को कहीं ना कहीं उम्मीद ये थी कि वो किंग मेकर की भूमिका निभाएगी, लेकिन जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं लग रहा कि बीएसपी की वो भूमिका होगी। इसके अलावा प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होंगी उत्तर प्रदेश में। ये भी एक तरह से एक लिटमस टेस्ट था इस पूरी का। और सबसे बड़ी बात जो योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अगर हम सियासी इतिहास देखें तो बहुत ही यहां पर हम पिछले कई दशक से यहां कोई चीफ मिनिस्टर रिपीट नहीं हुआ या अपना कार्यकाल पूरा करना भी कुछ ही मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। आजादी के बाद का भी अगर हम इतिहास उठाएंगे तो कुछ ही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अपने नेतृत्व में अगर योगी आदित्यनाथ जीत दिलाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो उनका कद पार्टी में और बढ़ेगा। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, जाहिर है कि ये हर एक पार्टी के लिए, क्योंकि जो छोटे दल हैं, बिल्कुल हम एक और बात बताना चाहूंगा टीना, उत्तर प्रदेश की सियासत को हमेशा ये समझा गया कि यहां पर जो जातिगत राजनीति है वो हावी है, लेकिन इस बार जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक कई जो जातिगत नेता माने जाते थे पार्टीज के उत्तर प्रदेश में, वो भी हार रहे हैं, मतलब रुझान उन्हें हारते हुए दिखा रहे हैं। तो ऐसे में ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश ने विकास के नाम पर वोट दिया है। जिस तरीके से सरकार की योजनाएं जमीन तक पहुंची हैं, उसका लाभ जो गरीब और वर्ग है उसे मिला है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो या फिर राशन का हो, पिछले हम देख रहे हैं करीब 70% से ज्यादा आबादी को फ्री में अगर राशन मिल रहा है, तो जाहिर है कि उन लोगों का भरोसा सरकार के प्रति बढ़ा है। तो टीना, ये चुनाव एक तरह से मैं ये कहूं कि ये जातिगत समीकरणों के आधार पर नहीं बल्कि गुड गवर्नेंस के आधार पर लड़ा गया। Absolutely. And in a state like Uttar Pradesh, ये बहुत ही important है कविंद्र। In fact, 2 points, Professor Chaudhary, which my colleague has highlighted and which in fact we were discussing yesterday. Since the last 35 years, no chief minister has got a consecutive term. If Yogi Adityanath, and he looks on way to do that, creates history, he just not elevates his position as the chief minister, consolidates his position of power, but also within the organization. And also a lot of analysts have suggested that he could be seen as successor to the Prime Minister in the longer run.
True. Like, if you just analyze the preferences of the voters for the chief ministerial candidate, so as a young leader and a chief minister, Yogi Adityanath actually surpassed all other potential candidates, whether it is Sushri Mayawati ji or Akhilesh Yadav ji, or even Priyanka Gandhi, because someone even projecting Priyanka Gandhi ji as a chief ministerial candidate for the state She herself of Uttar Pradesh, but she withdrew later on. So as a young chief minister, and happens to be one of the youngest chief ministers all across these states, so more than 65% of the people, when we just were conducting the survey in Uttar Pradesh, so more than 65% people actually had their preferences for Yogi Adityanath. The reason is that he's a very strong leader, very strong administrator, and one could have seen how he had been working emotionally as well as professionally during that COVID pandemic. Despite getting affected by COVID, after getting free from the hospital, he just went across the state, all the districts, all the hospitals, and tried to interact with all those the common citizens of these states. So that shows how strong administrator he was, and he has proved the worthiness of his administration in terms of, as one of the correspondents was saying, that in terms of all those these schemes which have actually gone to the beneficiaries, whether it is electricity or it is water, housing, and even the rationing, and the even direct cash transfer schemes to the farmers and to the local households as the outcome of the union government policies. So the common man across castes, across classes, across communities has been the very strong beneficiary of the scheme. So the real catalyst of taking those policies to the doorsteps of every household, every common citizen, has been the Yogi Adityanath ji. So it believes that Yogi Adityanath ji has been a very strong administrator, and the way how he has worked in these 5 years, containing and controlling all that criminality and crime and communal riots, could also show that he is a leader who could be seen as one of the best leaders in terms of providing law and order free from violence throughout this 5-year period. Absolutely, and not to take away the credit from Amit Shah, he's worked quite a lot in the state of Uttar Pradesh. इस Pradesh. वक्त उत्तराखंड एक बार रुक कर सकते हैं, हमारे साथ पवन हमारे संवाददाता हैं। पवन, उत्तराखंड में भी खबर यह है कि जो करीब 11:30 बजने जा रहे हैं और खटीमा से मुख्यमंत्री धामी पीछे चल रहे हैं, लालकुआं से हरीश रावत पीछे चल रहे हैं, यशपाल आर्या पीछे चल रहे हैं, यानी कि जो भी बड़े चेहरे उत्तराखंड की राजनीति के नजर आते हैं, जो दशकों से राजनीति में नजर आते रहे हैं या फिर की पोस्ट पर रहे हैं, उनका पिछड़ना क्या संकेत है और क्या इस वक्त अपडेट आपके पास है? कविंदर जी, जैसा आपने बताया कि जो भी बड़े कैंडिडेट हैं, जो हॉट सीट्स हैं, वहां पे ये ट्रेलिंग वाला जो है वो वाला ट्रेंड नजर आ रहा है। जहां तक उत्तराखंड की बात करें कविंदर जी, इस बार बीजेपी जो है वो जो रुझान है उसमें आगे नजर आ रही है। ये पहली बार होगा उत्तराखंड के इतिहास में कि बीजेपी जो सत्तारूढ़ दल है वो वापसी कर रहा है, तो इस दृष्टि से बीजेपी के लिए ये अच्छी बात है। अन्यथा जब 2002 में सरकार बनी थी तो वहां कांग्रेस की सरकार बनी थी उत्तराखंड में, उसके बाद जो है 2007 में फिर बीजेपी आई, 2012 में फिर कांग्रेस और 2017 में फिर बीजेपी। ये परिवर्तन वहां लगातार चलता रहता है कविंदर जी, और इस बार अगर ये बीजेपी ऐसा कर रही है तो ये बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए सत्तारूढ़ दल में रहते हुए। जहां तक आपने बात करी बड़े कैंडिडेट्स के बारे में, ये राउंड क्योंकि चलते रहते हैं, तो अभी जो खटीमा सीट है जहां से पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी पीछे चल रहे हैं, और जो रावत जी, हरीश रावत जी, उनकी सीट है वो भी पीछे चल रहे हैं, और वो जो मार्जिन है मोहन सिंह बिष्ट उनके अगेंस्ट जो हैं वो 6000 से ज्यादा चल रहा है इस वक्त। वैसे यशपाल आर्य जैसे आपने बताया वो 1 वर्ष पूर्व जो है बीजेपी छोड़ के फिर कांग्रेस में आए थे, पर वो ट्रेनिंग इस वक्त कर रहे हैं, और जो हरिद्वार ग्रामीण सीट है वहां से हरीश रावत की बेटी है अनुपमा रावत, वो भी पीछे चल रही हैं। तो ये ऐसा भी कविता जी, इसमें संकेत भी बहुत बड़े हैं उत्तराखंड के बारे में, बहुत सारे मिथ हैं। मिथ ऐसा है कि वहां की गंगोत्री सीट है, गंगोत्री सीट से जो जीतता है उसी की उत्तराखंड में सरकार बनती है, ऐसा जो है वहां की मिथ है उसको वहां के बारे में। और वहां जो गंगोत्री सीट है वहां पे आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट जो है इस बार जो है उनको कर्नल अजय कोटियाल को उतारा था, वो पीछे चल रहे हैं, तो वहां पे बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल सीधा नजर आ रहा है। दूसरा मिथ वहां का ये है कि वहां का जो शिक्षा मंत्री बनता है वो दोबारा चुनाव नहीं जीतता, और तीसरा ये भी है कि जो मुख्यमंत्री वहां का रहता है वो भी
चुनाव जो है वो जीता नहीं है। इसमें सिर्फ भगत सिंह कोश्यारी जो है वो अपवाद है। बाकी जो भी कैंडिडेट रहे हैं वो सीएम कैंडिडेट रहे हैं, वो आगे जो है चुनाव हारते रहे हैं। तो ऐसा मिथ भी उत्तराखंड के बारे में, हालांकि अभी क्योंकि रुझान है ये हमारे सामने, बीजेपी वहां आगे है, सरकार वहां पे स्पष्ट बहुमत बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है, कांग्रेस यहां पिछड़ रही है और आम आदमी पार्टी जैसा पंजाब में अच्छा कर रही है, पर उत्तराखंड में जो है सिर्फ एक सीट पे वो आगे चल रही है। तो ये अपडेट है उत्तराखंड का लेटेस्ट। जी पवन, लौटूंगा आपके पास। बहुत ही रोचक आपने बातें बताई और बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीति के नजरिए से उत्तराखंड में कि जो भी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हुए हैं उत्तराखंड, वो आमतौर पर चुनाव लड़ते वक्त पिछड़ते हुए नजर आते हैं और जैसा कि इस बार भी दिख रहा है कि बड़े दिग्गज वहां पर अपनी अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लड़ रही थी वो भी उससे बहुत नीचे नजर आ रही परफॉर्मेंस के लिहाज से। हालांकि पंजाब में जरूर परफॉर्मेंस उसने अच्छी दी है और इसी को लेकर शायद आम आदमी पार्टी खुश है और उनकी कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुन लेते हैं। पंजाब के अंदर जो रुझान है वो पंजाब के अंदर बदलाव का रुझान है। अरविंद केजरीवाल जी के जो गवर्नेंस मॉडल है उसके एक्सेप्टेंस का रुझान है और 50-60 सालों में पंजाब की व्यवस्था को वहां की जो रवायती पार्टियां हैं, ट्रेडिशनल पार्टियां हैं, उन्होंने दलदल में ढकेल दिया है। उस दलदल से निकालने का रुझान है। पंजाब में अभी जो रुझान दिख रहा है आपको कुछ घंटों के अंदर वो स्पष्ट होता हुआ दिखेगा और तब एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे पंजाब की जनता ने उनके मन के अंदर जो बदलाव की बेचैनी थी उसके समाधान के रूप में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल को एक्सेप्ट किया है। और दिल्ली के बियॉन्ड अरविंद केजरीवाल जी की जो गवर्नेंस मॉडल की एक्सेप्टेंस है वो आम आदमी पार्टी की फिलॉसफी अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल की व्यापकता को स्पष्ट करती है, स्टैब्लिश करती है। तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा दिन है आज। चलते हैं हमारे संवाददाता अमरेंद्र के पास जो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में अभी मौजूद है। अमरेंद्र, जाहिर सी बात है पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है। जिस तरह से पंजाब बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और अरविंद केजरीवाल को हमने देखा किस तरह से उन्होंने अपनी सारी मेहनत झोंक दी थी पंजाब जीतने के लिए। अब प्रतिक्रियाएं उनके अनुकूल आ रही हैं। किस तरह का माहौल है पार्टी में और क्या जिस तरह से दिलीप पांडे कह रहे थे दिल्ली का जो मॉडल है क्या वो पंजाब के लोगों को काफी पसंद आया और क्या वो बड़ी वजह है या पंजाब के अपने मुद्दे हैं जिनका सोल्यूशन लेकर केजरीवाल जी उनके पास गए थे जिसको लोगों ने अपनाया है? देखिए, मैं बता दूं कि इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे हूं और आप मेरे पीछे आवाजें सुन सकती हैं। अभी 1 घंटे से जश्न का जो माहौल है वो बहुत तेज हो चुका है। जिस तरह से पंजाब का जो जादुई आंकड़ा था वो आम आदमी ने पार कर लिया है। पिछली बार की अगर विधानसभा की तस्वीर देखेंगी आप तो 20 सीटें थी और आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे थी, लेकिन इस बार एक मिरेकल के साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और लगातार यहाँ पे जो है जश्न का माहौल है। थोड़ी देर पहले मैंने पार्टी के कुछ लोगों से बात की। सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम पर हरप्रीत सिंह चीमा की भी उन्होंने बात कही कि ऐसी बात चल रही है भी पार्टी में कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। बड़ी खबर यह है कि सीएम मान बनेंगे और जो है डिप्टी सीएम के तौर पे चीमा का नाम है। मैं सबसे पहले और बातें करूं, मैं आपको बता दूं, देखिए ये एक छोटा सा बच्चा है, ये मफलर मैन के नाम से केजरीवाल के प्रति है और मान का है। ये सुबह से यहाँ पे आया हुआ ये पूरा परिवार है। अवंतिया तोमर है, इनको केजरीवाल ने कैंपेन के लिए भी इस्तेमाल किया था और इस समय सुबह से पार्टी कार्यालय में है। ये किस तरह का अभी जश्न देख रहे हैं पंजाब में और आपकी सरकार बन रही है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई हमने केजरीवाल जी ने या पार्टी ने कभी नहीं कहा कि आप बच्चे को लेके, ये हमारी अंदर से एक अपनी जुनून है केजरीवाल जी के प्रति, पार्टी के प्रति, कि हम अपनी फैमिली को लेके अपना साथ में कैंपेन करते हैं। तो किसी तरीके का पार्टी ने कोई रिक्वेस्ट या किसी तरीके कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी ये है कि अभी जैसे पंजाब में हम कैंपेन करने गए थे फैमिली के साथ, तो 10 दिन का हमारा कैंपेन था। इसी तरीके से हम लेके पंजाब की कई विधानसभाओं में घूमे थे तो लोगों का प्यार बहुत मिला और आज उसका हमें दिख भी रहा है, रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन आ रहा है। और आने वाले आप ये समझ लीजिए जो आज का जो दिन है, आज का जो सूरज है, ये एक देश में नए पॉलिटिकल जो हमारा ऑप्शन है उसको ओपन कर रहा है। आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे 2 राज्यों से और कई राज्यों में फैलेगी। अवंतिया, आपका नाम क्या है बेटा? आप नाम बताओ, नाम बता दीजिए। अवंतिया तोमर केजरीवाल बोल रहे हैं। कितने ईयर के हो आप? अच्छा, आप विक्ट्री हो रही है पंजाब में आपकी? पंजाब में आपकी विक्ट्री हो रही है बेटा, बताओ विक्ट्री साइन बताओ।
तो बिल्कुल देख सकते हैं काफी खुशी का माहौल है आम आदमी पार्टी दफ्तर में और बिल्कुल सही, क्योंकि आकलन अगर सेतिया जी देखें, इलेक्शन से पहले ये हो रहा था कि शायद हंग असेंबली हो जाए। पहली बार रिसेंट डेकेड्स में एक मल्टी पार्टी कॉन्टेस्ट पंजाब में देखने को मिल रही है। पर इस तरह के जितने भी आकलन थे सबको आम आदमी पार्टी ने अपने झाड़ू में समेटकर अपना एक वर्चस्व, और ऐसा ही 2015 में भी देखा गया दिल्ली में, और उसी तरह का माहौल फिर से पंजाब में नजर आ रहा है। दिल्ली गवर्नेंस मॉडल, फ्रीबीज का जो एक प्रॉमिस आम आदमी पार्टी करती है, क्या वो कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों को कहते हैं कि उनका वोट जीतने में कामयाब हुए ये लोग? देखिए, पंजाब की जनता तीसरा विकल्प चाहती थी। वो कोई भी होता, वो कोई और भी हो सकता था, जरूरी नहीं कि आम आदमी पार्टी होती। और आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि पहले भी 3 लोकसभा सीटें वहां जीती थी 2014 में, और 2015 में भले ही 1 सीट जीती, विधानसभा की 20 सीटें जीती थी, तो उसका आधार पहले बन गया था। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश 5 साल पहले कर चुकी होती तो उसका आधार भी बन सकता था, वो भी एक तीसरे विकल्प के तौर पर उभर सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 2017 में अगर गठबंधन अकाली दल से तोड़ दिया होता तो ये बेनिफिट बीजेपी को मिल सकता था, लेकिन आम आदमी पार्टी को मिला है। तो वो आम आदमी पार्टी का जो रोल मॉडल दिल्ली का है, उसको सिर्फ बिजली के तौर पर आप देख सकते हैं, जिसको एक्सेप्ट किया वहां की जनता ने। और वो चन्नी ने इसलिए किया क्योंकि उसको लगता था कि ये इफेक्ट करेगा वहां की बिजली के बिल बहुत ज्यादा होते हैं, ट्यूबवेल चलते हैं सब जगह पर, हालांकि जमीन में पानी खत्म हो चुका है। जमीन में स्थिति ये हो चुकी है कि जो पहले राजस्थान था वो अब सारा पानी वहां से उत्तर की तरफ चला गया है, यहां से सारा पानी निकल गया है। तो वहां पर जो बदलाव की हवा थी ना, वो गांवों के अंदर वो उभर कर सामने आई है। और इसलिए ये परिणाम, कुछ दिन पहले जब मालवा के अंदर मुझे लगा कि जब कुमार विश्वास ने जो वो किया था, और उसके बाद सिख फॉर जस्टिस का जो स्टेटमेंट आया था, बाकायदा उन्होंने लेटर इशू किया था, तो मेरा भी अनुमान लग रहा था कि हंग असेंबली की तरफ जा सकता है पंजाब, और जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बदलाव का जो मानसिकता लोगों की बन चुकी थी, उसका बेनिफिट आम आदमी पार्टी को हुआ है। ओके, ज्ञानेंद्र हमारे साथ हैं। ज्ञानेंद्र साहब, पंजाब में मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहूंगा, क्योंकि जो वोट शेयर अब तक है, जितने रुझान आए हैं और जितनी मतगणना हुई है, उसके मैं आखिर थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस वक्त आम आदमी पार्टी करीब 42% से ज्यादा वोट शेयर हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीजेपी करीब 6.5%, कांग्रेस 23% और शिरोमणि अकाली दल करीब 18% के आसपास। यानी कि जो मार्जिन है वो 23 और 42, आप इस गैप को समझ सकते हैं। लेकिन 2 महत्वपूर्ण सवाल ये हैं कि एक तो अचानक वोट शेयर में इतना ज्यादा बदलाव, उसके पीछे का रीजन, और क्या किसान आंदोलन का फायदा कांग्रेस की बजाय वहां पर सबसे ज्यादा उनको भी नहीं मिला जो कि खुद आंदोलन में थे, जिन्होंने पार्टी बनाई, बल्कि आम आदमी पार्टी को मिला? क्यों? ये आपका दूसरा सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं कि आपने जो ये वोट गैप का शेयर इतना एकदम स्नोबॉलिंग क्यों हो गई। तो देखिए, पहले भी मैंने कहा और अभी थोड़ी सी वो ये बात दोबारा भी कही गई कि पंजाब की पॉलिटिक्स पूरी तरह स्टैग्नेंट थी पिछले 30-35 साल से। कई बार हमने देखा है कि कुल जो वहां के प्रोमिनेंट 7-8-10 चेहरे हैं, वो सब आपस में रिलेटिव्स हैं। तुम सरकार बनाओ, ये तुम सरकार बनाओ, और सरकार बनाने का मेथड सबका एक ही रहता था, सरकार बनाने के ऑब्जेक्टिव सबके एक ही रहते थे। पंजाब की इकोनॉमी लगातार स्लिप करती जा रही है और पंजाब एक कंज्यूमर स्टेट की हैसियत से रह गया है, नो मोर प्रोड्यूसिंग स्टेट। ये सारी चीजें बहुत क्लियर कट थी। इसके बाद आप ये देखेंगे कि एक जनरेशन चेंज की जो स्थिति होती है वो पंजाब में बहुत वोकल हालत में थी। तो इस सारे कारणों से एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ये बनता गया है कि ये जो भी चलता आ रहा सिस्टम है उसको किसी तरह से उससे मुक्ति पाई जाए, हाउ टू थ्रो इट अवे। दिस वाज द 4 point and very truly said that Aam Aadmi Party capitalized on that. As far as the second question is concerned, that which part, probably you asked which point of the governance model it clicked in Punjab. So as far as I am concerned, in my observation, Aam Aadmi Party basically galvanized all the political methods possible, including the Kisan Andolan. They all created an environment in favor of that a political leaning and thinking which goes number one against Delhi. For example, किसान आंदोलन का पूरा जो टारगेट था वो दिल्ली था, जो हमने यहाँ पर भी देखा और रास्ते में भी देखा, जितना जिसको हम कहते हैं जीटी रोड, उस पर देखा।
कि इट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स those power in Delhi. So Aam Aadmi Party was very successful in fishing it and using that energy, using that environment, using that aura towards the general political line they have taken. तो तीसरा पॉलिटिकल गिमिक्री जो है उसको जिसको हम कहते हैं, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कि हम चुनाव के बाद हम लोगों की फैसले का पर आपत्ति कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जो है उसमें यह है कि आम आदमी पार्टी उस इंथुसियाज्म को मेंटेन करके अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रही है और वो इंथुसियाज्म जो कई डायरेक्शंस में जा रहा था उसको पॉलिटिकली परफेक्ट लाइनिंग सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी दे रही थी। सुनील जी, क्या पंजाब में किसान आंदोलन का कुछ इम्पैक्ट आपको दिख रहा है इन रुझानों में? और दूसरा ये कि शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी और इसके अलावा फिर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका अलग एक गठबंधन के तौर पर खड़ा होना, ये बेनिफिट के तौर पर टूल काम कर रहा था आम आदमी पार्टी के लिए वोटों को बांटने के नजरिए से, या फिर वे आम आदमी पार्टी के पक्ष में? देखिए, इसको ना आप अगर पिछले 5 वर्ष में आम आदमी पार्टी की संगठनात्मक शक्ति और उसकी एकता को देखें, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड यूनिटी, ये एकदम परिवर्तन नहीं आया। आम आदमी पार्टी ने पिछले लगभग 10 वर्षों से और स्पेसिफिकली पिछले 5 वर्षों से अपने संगठन को बहुत सुदृढ़ किया है पंजाब में, क्योंकि दिल्ली के बाद उन्हें लगा कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर वो ऑर्गेनाइजेशनली एक्सपेंड कर सकते हैं। और आप इस चीज को भी स्वीकारेंगे कि आम आदमी पार्टी का जो उदय हुआ है वो एक स्टेट पार्टी के कारण हुआ और वो एक मूवमेंट से निकली हुई पार्टी थी। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली का एक एस्टैब्लिश्ड मॉडल था भाजपा और कांग्रेस वाला, तो ऐसा कहा जाता था कि बीजेपी और कांग्रेस का कोई टीना नहीं है। टीना मतलब TINA, देयर इज नो अल्टरनेटिव। ये कांग्रेस के साथ भी था और दिल्ली में भी यहां भी रहा। तो आम आदमी पार्टी ने उस टीना फैक्टर को बेसिकली अपने रूप में प्रेजेंट किया है कि देयर इज एन अल्टरनेटिव इन द नेम ऑफ आम आदमी पार्टी। और कहीं ना कहीं संगठन के एक्सपेंशन के साथ साथ जो पंजाब में लोगों का रोष था और आक्रोश में जो परिणत हुआ, जिसमें फार्म लॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली और हरियाणा के जो बॉर्डर पर जितने भी किसान संख्या में लाखों में बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा उनको एक उनके कंसर्न्स को, उनके इश्यूज को एड्रेस करने का एक अवसर भी अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो आम आदमी पार्टी का जो एक्सपेंशन है और किसानों को लेकर उनकी जो संवेदना है और जो सहयोग है, वो धीरे धीरे पिछले कुछ समय से पंजाब के अंदर भी ट्रेवल कर रहा था। तो संगठन के साथ साथ ये जो रोष और आक्रोश था वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में संतोष के रूप में पंजाब के मतदाताओं ने उनको दिखाया। तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और तीसरा कि आम आदमी पार्टी ने बहुत प्रोएक्टिव होकर इलेक्शन कैंपेन्स किया। आप सीतेश जी भी इसको एग्री करेंगे कि म्यूनिसिपल इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी की बहुत शानदार सफलता रही है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने 2022 में चुनाव लड़ा और एकदम वो एक विकल्प के रूप में आई है। तो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी ने अपनी पॉलिसीज के द्वारा, प्रोग्राम्स के द्वारा और अपने गवर्नेंस मॉडल के द्वारा, जैसा कि हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता और एक रेवरेंस, सम्मान्यता वो पंजाब के लोगों में बना लिया है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ और यूनिटी की आपने बात की, क्या यही यूनिटी दर्शाने के लिए सेतिया जी उन्होंने भगवंत मान को, बड़ा रिलक्टेंस था लेकिन उन्होंने चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया, और शायद वो यूनिटी वाला ही एस्पेक्ट था जो बाकी पार्टीज में नहीं था। कांग्रेस में इनफाइटिंग थी, अकालीज का अभी कहते हैं कि एक तरह से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि एक चेंज का तो वो था, लेकिन एक कहते हैं ना कि पार्टी ने एक अपना एक ऐसा रूप दिखाया कि वी हैव आवर फ्लॉक टुगेदर, हमारे में कोई इनफाइटिंग नहीं है, हमारा एक नेता है, हमने सीएम कैंडिडेट भी प्रोजेक्ट कर दिया और कहीं ना कहीं वो पार्टी के बड़े फेवर में काम किया। देखिए, पंजाब को थोड़ा सा दूसरे ढंग से समझना पड़ेगा। जब चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो सारे मीडिया ने यह कहा था कि कांग्रेस ने जो है एक तीर मार दिया है। बिल्कुल, फर्स्ट दलित सिख फेस है, फर्स्ट दलित सिख है, 42% वोट जो है वो दलित का है। लेकिन पंजाब अपर कास्ट मानसिकता से नहीं उभरेगा, अभी नहीं उभर रहा है। जैसे ही भगवंत मान को प्रोजेक्ट किया गया, जो अपर कास्ट कांग्रेस का था वो भी भगवंत मान की तरफ गया, जो अपर कास्ट अकाली दल का था वो भी भगवंत मान की तरफ गया। मान लीजिए जट सिख, सो उसका भी एक बेनिफिट उनको मिला है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि 2014 में उसका प्रभाव शुरू हो चुका था आम आदमी पार्टी का। जोशी साहब ने भी वही कहा कि उससे पहले से वो काम कर रहे थे। 2014 में 3 सीटें जीती, लेकिन उस समय पार्टी में फूट पड़ी।
जो जो वहां पर 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनमें से एक बगावत कर गया पहले, दूसरा बगावत कर गया बाद में, और जीते सिर्फ भगवत मान 2019 में। तो ये जो 5 साल लगातार काम किया था उसका बेनिफिट, और फिर इसके बाद भी 3 साल मिले, 8 साल कम से कम वहां पर आम आदमी पार्टी ने ग्रास रूट पे काम किया है। म्युनिसिपल कमेटी के इलेक्शन का चंडीगढ़ जैसी जगह पर भी आम आदमी पार्टी की सीटें ज्यादा आई। तो ये जो शहरी सीट है, जबकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा काम किया, लेकिन शहरों में भी उसका रिफ्लेक्शन हुआ। तो ये जो संगठन और तीसरे की जो आकांक्षा, वो दोनों मिलकर के, और फिर जो मैंने कहा कि अपर कास्ट मानसिकता, और जो लोअर कास्ट है वो अपर कास्ट के साथ जुड़ा हुआ है 15-20% कम से कम। जो वो कहते हैं, जो मालिक है जमीन का, वो कहता है अपनी लेबर को कि आपको इसको वोट देना है, तो उसको वोट देते हैं। वो अभी तक भी वहां चल रहा है, और उसका बेनिफिट अपर कास्ट उम्मीदवार का भी आम आदमी पार्टी को हुआ है। आई वुड जस्ट से दैट दिस countering social engineering initiatives by some of the parties, Aam Aadmi Party actually focus on piecemeal social engineering. So it's like just going across states one by one and just bringing its model of development as part of continuity of development and governance. This could be success of Aam Aadmi Party in Punjab. And staying away of any kind of controversy, to say, especially in Punjab. विक्रम, अगर उत्तराखंड में देखें जो सिचुएशन है इस वक्त में कोई खास बदलाव तो नहीं है, लेकिन जो फ्रीज हो रहा है, मैं कहूं कि बेस वो है, बड़े चेहरों के जो पीछे रहने का सिलसिला था वो कमोवेश थोड़ा मजबूत हो रहा है, यानी कि उनका जो हार का डिफरेंस था वो मेंटेन है अभी तक। और क्या ये माना जाए, जो आप इससे पहले कह रहे थे कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का बदलना, सरकार के खिलाफ की नाराजगी, लेकिन उन सबको प्रधानमंत्री की छवि और उनकी रैली और उनके भाषणों के बाद बीजेपी को जो नेगेटिव एक्शंस दिख रहा था वो मैं कहूं कि न्यूट्रलाइज हुआ, और उसका फायदा रुझानों में नजर आता है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं वो ग्राउंड पे दिखाई दिया है, और जाहिर सी बात है उत्तराखंड के अंदर अगर सत्ता बरकरार रहती है तो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बहुत कुछ सीखने को मिला है कि केवल प्रधानमंत्री के नाम पर आपको वोट नहीं मिलेगा, आपको ग्राउंड में भी काम करने की जरूरत है। जो प्रोजेक्ट लंबित पड़े हुए हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी की बात हो, राजधानी देहरादून में जो स्मार्ट सिटी चल रहा है उससे लोगों को बहुत ज्यादा नाराजगी है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको ये बात समझ में आई है, और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि देखिए रुझान जो अभी आ रहे हैं उस रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस वक्त वहां पर जो है एक जश्न का माहौल है, कार्यकर्ताओं में खुशी है वहां पर। लेकिन जो मुख्यमंत्री के हारने का और जो पुराने जो मिथक है, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, पेयजल मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, तो कुछ ऐसे मिथक है जो मुझे लगता है कि इस बार भी बरकरार रहने वाले हैं। लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैंने चुनाव को एनडी तिवारी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 5 साल जो उत्तराखंड में विकास कार्य किया, उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री यहाँ पर बना वो सही दिशा की ओर उत्तराखंड को नहीं ले जा पाया। जैसा भी आम आदमी पार्टी का भी जिक्र हो रहा था कि उन्होंने पंजाब में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, देखिए उत्तराखंड में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर भाजपा और कांग्रेस के अलावा तीसरा विकल्प नहीं है, लेकिन जिस वक्त वो यहाँ पर एंटर हुए पूरे फुल तरीके से, वो यहाँ पर अपने आप को तीसरे विकल्प के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। लेकिन अचानक से मुझे ऐसा लगा कि उन्हें उत्तराखंड में ऐसा लगा कि उन्हें बहुत फाइट करनी पड़ेगी और पंजाब उनके लिए इजी है, तो पूरा का पूरा फोकस उन्होंने पंजाब की ओर। वो नहीं है कि तीसरा कोई विकल्प हो सकता है या साथ में आ सकते हैं। जिसकी भी सरकार बनेगी, जो अभी रुझानों के आधार पर सत्तारूढ़ दल को यहाँ पर बढ़त मिल रही है, और मुझे लगता है क्योंकि देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया कि प्रधानमंत्री की जो छवि है, जो प्रधानमंत्री एक तरीके से इसको राजनीतिक उसमें कहा जाए तो वो मोदी की जो करंट है वो लोगों के बीच में इस बार भी दिखाई दिया है। और 10 में से अगर 6 व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री की बात करता है, राष्ट्रहित की बात करता है, तो वहीं पे आपको आकलन लग जाना चाहिए। हालांकि जो मैनिफेस्टो भाजपा ने तैयार किया, जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने तैयार किया, दोनों का अगर पढ़ के अगर कोई वोट करता तो उसमें वो कांग्रेस पार्टी को वोट करता, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की उन्होंने बात की थी, महंगाई पर जो है वो लगाम लगाने की बात की थी,
भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसमें मैनिफेस्टो में 3 सिलेंडर का जिक्र किया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने उसको कहा कि जब तक हमारी सरकार रहेगी हम 500 रुपए से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे, चाहे वो 5000 का सिलेंडर ही क्यों ना हो जाए। लेकिन देखिए, जब वोट करने के लिए जब पब्लिक जाती है तो पब्लिक के दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं। Mr. Srivastava, we'll come back to you at the moment. Raghav Chadha of the Aam Aadmi Party is addressing the media. Let's listen in. हम सब कामना करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ आए। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की, जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। Okay, so पंजाब a brilliant party, absolutely, Ravindra. पंजाब में जीत के बाद राघव चड्ढा, जो कि पार्टी के पंजाब प्रभारी हैं और सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, मैं कहूं कि आम आदमी पार्टी दशक के बाद वो उन्हीं के ऊपर थी। लेकिन एक नजर हम डाल लेते हैं कि मणिपुर में इस वक्त क्या हालत है और क्या ताजा रुझान अगर ग्राफिक के जरिए हम देख पाए मणिपुर, क्योंकि वहां पर जो शुरुआती रुझान थे कमोबेश वही तस्वीर आगे भी कंटिन्यू होती नजर आ रही है और इस वक्त करीब 12 बजने जा रहे हैं। लेकिन मणिपुर की जो तस्वीर है वो करीब करीब पिक्चर इस वक्त साफ होती दिख रही है। बीजेपी 22 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 3, नेशनल पीपल्स फ्रंट 7, एनपीएफ 4 और अन्य 5 सीटों पर चल रहे हैं। चौधरी साहब, अगर मणिपुर की मैं बात करूं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत ही सेंसिटिव स्टेट और मैं कहूं कि अगर बाउंड्रीज के लिहाज से देखा जाए तो वहां पर भी एक स्थिर स्थायी सरकार की जरूरत, और इस नजरिए से जो रुझान है, क्योंकि वहां पर जो मतदाता है वो बहुत ही मुद्दों को लेकर बहुत क्लियर मैं कहूं कि अप्रोच के साथ बूथ तक पहुंचता रहा है। हर बार ये संदेश नजर आया है, इस बार भी कमोबेश वही है, कुछ अलग बड़ी चीजें वहां पर नजर आई आपको? देखिए, चूंकि इनकम्बेंट गवर्नमेंट बीजेपी की रही है तो कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट गवर्नेंस वहां भी नजर आया है। वैसे आप जरूर देखेंगे कि वहां पे जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है वो आर्म फोर्सेस पावर्स का रहा है, स्पेशल पावर्स एक्ट का रहा है, और अक्सर ट्राइबल्स लोगों ने उसका विरोध किया है और शर्मिला जी का जो एक लंबा विरोध रहा उसके खिलाफ, और भाजपा ने उस पावर एक्ट्स को बेसिकली एक्सटेंड ही किया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो डेवलपमेंट मॉडल जो अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखें, जैसा कि मोदी जी के आने के बाद जो लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हुआ है उसका बहुत बड़ा फायदा 8 सिस्टर स्टेट्स को ही हुआ है। और इन 8 सिस्टर स्टेट्स में अगर हम देखें तो मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, तो ये अगर 5 स्टेट्स को हम देखें जो जिनका बॉर्डर बांग्लादेश और बर्मा से लगता है, तो ये उसके बहुत बड़े बेनिफिशरीज हुए हैं। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो लाभ हुआ है वो इन स्टेट्स को बहुत हुआ है। तो अगर हम मणिपुर के एडजॉइनिंग स्टेट्स को देखें, तो अगर इधर हम मिजोरम या त्रिपुरा को देखें और उधर नागालैंड, अरुणाचल को देखें, तो कहीं ना कहीं बिसाइड्स सम, तो बीजेपी की जो एक एक्सेप्टेंस है एज ए पार्टी ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस मूविंग बियॉन्ड प्राइमोडलिज्म, तो ये मुझे लगता है कि वहां के मतदाताओं में काफी एक्सेप्टेंस रही है। दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं एक्चुअल में डबल इंजन वाला जो मॉडल वहां नजर आ रहा है, चाहे अरुणाचल प्रदेश है जहां भाजपा की अपनी सरकार है, त्रिपुरा जहां पे अपनी सरकार है, नागालैंड में भाजपा और नेशनल पीपल्स कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, असम में अपनी सरकार है ही है, तो मणिपुर में भी चूंकि अपनी सरकार है, तो ये एक कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट गवर्नेंस मुझे लगता है कि जनता वहां देखने को चाहती है, ताकि मणिपुर को भी डबल इंजन ग्रोथ का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। Certainly. We keep talking about, the BJP performing well in Uttar Pradesh. Of course, it's politically significant. But also what's commendable about the ruling BJP in Manipur is it rides along with regional parties. And what we are seeing in Manipur now, it is emerging as the single largest party without getting into any kind of alliance. So the NPP fought separately this time. The NPP would have hoped to get somewhere around 20 to play the role of the kingmaker at least. But it looks like the BJP is wiping all of those hopes of the NPP as well. और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और नए मेहमानों के साथ जो ताजा रुझान और ट्रेंड है वो क्यों है, उसके पीछे के कारण क्या है और उसके बाद बड़ी तस्वीर क्या होगी, इसका राजनीति पे, देश की राजनीति में क्या असर हो सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। रहिएगा हमारे साथ। Absolutely.